आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। हम आज फिर जुड़े हैं चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ। सर बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। सर आज हमें जेमिनी सूत्रों पर और आगे डिस्कोर्स करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जाने कि सर की अपनी एक वेबसाइट है जहां उन्होंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं, उससे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। सर का यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही सर ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो उनके बारे में भी आप उनकी वेबसाइट से जान सकते हैं। सर आज हम लोग जेमिनी में क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने देखा, हम तो स्वांश से ही जुड़े हुए हैं। तो स्वांश का अर्थ चरात्मक कारक जिस नवमांश राशि में बैठता है, उसे नवमांश राशि में हम जब देखते हैं तो उसे स्वांश कहा जाता है। जी तो सर। हम स्वांश और कारकांश ये दोनों भी शब्द आते रहेंगे। इनमें ऐसा कहो तो ज्यादा भेद नहीं है और भेद है। तो इसमें तो ये जैमिनी है और सूत्र फॉर्म में है, तो सूत्र में अल्पाक्षर ये सबसे महत्व का है, बहुत कम अक्षरों में लिखा जाता है। और इसी जी के वजह से वो बोलते तो हैं कि ये बहुत आसान है वगैरह, पर वो आसान नहीं है, वो बड़ा कठिन है। तो हमें भी उसको पूरे पर्सपेक्टिव में, पूरे सब साइड से उसको देखना पड़ता है। तो हमने पिछले वक्त देखा है, तत्र के तो पाप दृष्टे, है ना, कर्ण छेदो कर्ण रोगो वाह, कान काट काट लिया जाता है, या कान को, क्योंकि पहले जमाने में कान काटने की सजा होती थी। जी हाँ, और केतु कुछ तो भी दे देता है, तो ये कान दे देता है। इस अंदाज में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी ज्योतिष के पुस्तक पढ़े या पुराने शास्त्र पढ़े, तो उसके पीछे की भूमिका हमने समझ लेनी चाहिए। उसका कौन से तत्व पे आधारित है जो कहा गया है, उसे समझना ज्यादा जरूरी है, वरना हम गलती कर सकते हैं। जी और ये मेरी सलाह है नए ज्योतिषों को लिए। बाकी तो सब विद्वान है तो उनको पता है। तो हम अभी देख रहे हैं कि भाई इसका जन्म कैसा होता है, क्या होता है, ये सन्यासी बन जाता है या नहीं होता है, ये मकान कैसा बनाता है ना, इसको सबको हम देखेंगे। हम तत्र केतु से आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी भी तत्र पे ही हैं और केतु पे ही हैं। ये जब जी धागा चलता है ना, ये कहीं भी टूटता है, तो कहाँ टूटना, ये ढूंढना, ये सूत्र का अर्थ निकालने की एक कुंजी है। और वो आसान नहीं है, मैं भी गलती कर सकता हूँ और बड़ों ने भी की होगी शायद, मुझे पता नहीं। तो तत्र का अर्थ कटपयादि जब हम प्रयोग करते हैं तो दो होता है ना। तो जी इसलिए स्वांश से दूसरा भी हम समझ सकते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि तत् यानी वहां पर, इसका मतलब हम स्वांश में ही समझे। जी दोनों भी अपने अपने जगह सही है। मुझे ज्यादा सही द्वितीय भाव लगता है। दूसरे जो नवमांश है, जिस नवमांश में चरात्मक कारक बैठा होगा नवमांश कुंडली में, उससे दूसरा, इस अर्थ में मैं उसे ग्राह्य करता हूँ। इसका कारण यह है कि आगे हम जैसे जाएंगे तो कई जगह महर्षि ने बताया है कि इसी को आप कारकांश से भी देखिए, इसी को आप लग्न कुंडली से भी देखिए, इसे दृष्टांत कुंडली से भी देखिए। ओके तो ये सब जगह लगता है। इसका मतलब ये जो भाव भी है, इनका उस चीजों से कुछ न कुछ संबंध है। तो द्वितीय भाव जो है, ये धन का भाव है, हमें मालूम है। ये कुटुंब जी का भी भाव है, ये भी हमें पता है। तो अब ये बोलते हैं कि शुक्र दृष्टे पौन पुनिको दासी पुत्र होगा। शुक्र यदि वहां देख रहा होगा, शायद केतु वहां रहते हो, क्योंकि केतु से अभी वो धागा शायद टूटने का है, हाँ हाँ, वो टूटेगा। जी आगे इनको दासी पुत्र देखा कि पुनर् शब्द से पौन आता है या पुनिका आता है। जी इसका अर्थ ये लगाया गया है। इसका अर्थ दो हो सकते हैं कि ये दूसरा लड़का हो, क्योंकि पुनर्, है ना, फिर से, हाँ पर ऐसा अर्थ नहीं लगाया। सब विद्वानों ने जो लगाया है, वो जिस तरीका पुनर्विवाह हुआ है उसका ये पुत्र रहता है, जी इस अर्थ में इसे लिया गया है। और नीलकंठ के समान विद्वानों ने, संजय रथ जी थे, हमारे के राव साहब हैं, मधुरा कृष्णमूर्ति, एक से एक विद्वान हो गए, सबने इस पे टीका की। इसीलिए सूत्रों पे टीकाएं ज्यादा है, क्योंकि हर एक का मत अलग है और हर मत ये आदर के काबिल है, क्योंकि ये आसान नहीं है इसको करना। जी हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखे, तो हम दोनों मिलकर सीखेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद में कहा है दासी पुत्र होगा। अब ये दासी पुत्र क्यों हुआ? क्योंकि एक जमाने में ऐसा समझते थे कि दासी को किसी से भी पुत्र प्राप्ति होती थी
तो उसे पता नहीं रहता था कि पति कौन है। इसका मतलब उसको बार बार अलग अलग पति होता है, तो ये अलग अलग का संबंध लाया यहाँ पर। जी। तो जरूरी नहीं कि वो दासी पुत्र होगा। और शुक्र यदि देख रहा है और केतु द्वितीय वहां भाव में बैठा है। बैठा है स्वांश से, हम यदि लग्न से भी देखें तो द्वितीय भाव में केतु बैठने की वजह से ये अपने कुटुंब से बाहर आता है, या इसकी माता वहां से बाहर आती है, कुटुंब हाँ। बदल जाता है। और फिर शुक्र जो है ये वीर्य का कारक होने की वजह से, और ऐसा पुरुष ग्रह है वो, उसको ऐसा तो हम स्त्री ग्रह कहते हैं, पर वीर्य तो पुरुष में रहता है। तो इस भी पहली को समझने की कोशिश करना चाहिए, हमने जानना चाहिए। तो इसके वजह से शायद ऐसा कहा गया है कि वो जो जातक है वो इस प्रकार के स्त्री का पुत्र होगा, उसकी माता का द्वितीय विवाह हुआ होगा या एक से ज्यादा विवाह हुए ऐसे स्त्री का विवाह का संबंध, शरीर संबंध आके वहीं उसी के साथ रहना, इसी अर्थ में लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सर यहाँ विवाह एक बात आपसे, हमारे यहाँ आठ प्रकार के विवाह होते हैं हिंदू धर्म में। हाँ हाँ सर आपसे एक बात और यहाँ पूछना चाहूंगी कि सर आज के देश काल पात्र को देखते हुए कोई जरूरी नहीं कि वो दासी पुत्र होगा, तो हम लोग, बिल्कुल नहीं। तो सर हम लोग किस तरह से लोगों को जब हम बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो इट हैज टू बी मॉडिफाइड, उसको हम आप टोटो नहीं बता सकते इन शब्दों में, तो नहीं, उसका भी कभी हम बता नहीं सकते। मैं ऐसा समझता हूँ, हाँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ बेटा, इसका अर्थ है कि इसके माँ का जो कुटुंब था वहां कुछ न कुछ क्षति उस वक्त हो गई। हाँ, क्षति के अर्थ में हम ले सकते हैं, कई बार महिलाएं पति को छोड़ के चली जाती है, पति गुजर जाता है, जी, हो सकता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, है ना। हाँ, तो हमें इसको तो कोई भी चीज को हमको बड़े पर्सपेक्टिव में लेना, कुटुंब में कुछ न कुछ तकलीफ इसके आई, इतने अर्थ में लेना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। दूसरा एक अर्थ ये भी हो सकता है, यदि ये मेरी अवधारणा सही होगी गलत होगी तो आप विद्वान लोग आप तय कीजिए। यदि ये जो द्वितीय स्थान है स्वांश से, ये यदि ड्यूअल राशि, जिसको हम द्वितीय स्वभाव राशि बोलते हैं, ये होगी, तो उसके ठीक सामने शुक्र होगा, क्योंकि राशि दृष्टि जो है या तो चतुर्थ में भी हो सकता है, दशम में, हाँ, अष्टम में यदि वो बैठेगा तो भी वो देखेगा। और अष्टम में शुक्र जाने से शुक्रेण व्यवहित गर्भनाश नाम का एक सूत्र है, शायद आपने पहले देखा होगा या आगे देखेंगे, तो जिसमें ऐसा कहा गया है कि 3, 11 या 8 में यदि शुक्र होगा, कुछ लोग हाँ, लग्न में भी बोलते हैं, तो उस जातक के माता का एक गर्भपात हो गया होगा। ओके, तो ओके, गर्भपात होने के बाद पैदा होने वाला, इस अर्थ में भी वो पुनर् हो सकता है, इसे न भूलिए। अच्छा, तो एकदम दासी पुत्र वगैरह कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये दासी का अर्थ बहुत सारे होते हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी माता की उस वक्त आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो वो कोई काम करती होगी, जरूरी नहीं कि उसको पिता का नाम मालूम नहीं है, क्योंकि हमें जब देशकाल हमारे पात्र के साथ चेंज करना देशकाल चाहिए। पात्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र जो है ये आखिरी में शनि का मित्र है, तो शनि हाँ, को प्रेष्य कहा गया, नौकर कहा गया है। हाँ, तो माता शायद नौकरी कहीं करती होगी, ये भी अर्थ हो सकता है। एक जी, जमाने में स्त्रियां काम करती नहीं थी, दासियां या तो थी, नहीं तो बाकी सब अपने घर घर में अपने रहती थी, है ना। जी, तो इसलिए उस जमाने को हमको इस जमाने के चालिया और रीतियों से उसका सामंजस्य करना चाहिए, जी, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद में हम आगे जाते हैं तो आता है शनि दृष्टे तपस्वी प्रेष्योवा। फिर वो ये आएगा, ये शनि यदि देखे स्वांश में या उससे द्वितीय में केतु हो और उस पर दृष्टि डाले, तो जातक जो है ये या तो सन्यासी होगा या ये नौकरी करेगा। अब ये नौकरी करेगा और सन्यासी होगा, ये दोनों में एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि उसको रहने का ठिकाना वगैरह मालूम नहीं रहता। प्रेष्य का अर्थ सहसा बहुत ही निचले दर्जे का जो नौकर है उसको प्रेष्य कहा जाता है ना। और तपस्वी भी एक जगह नहीं रहता। अच्छा, दोनों को कपड़े वपड़े रहते नहीं रहते हैं, है ना, एक ही जोड़ा कपड़ा पहनते हैं। तो इस दृष्टि से होगा शनि का ऐसा भी प्रवज्जा में बहुत नजदीक का साथ है। जी, प्रवज्जा में ऐसा कहते हैं कि निर्बल यदि चंद्र हो और उस पे शनि देखता हो तो प्रवज्जा प्राप्त हो सकती है, जी, क्योंकि निर्बल चंद्र होगा तो मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, चंचल, चंद्र चंचल है,
तो उसकी शक्ति जितनी ज्यादा हो, चंचलता ज्यादा रहती है। तो इसको अनुभव करके देखिए फिर, क्योंकि मेरे कुछ जो समझने के तरीके अलग है, तो मैं तो मुझे जो लगता है वही बता रहा हूँ आपको। और शनि जो है ये ज्यादा विचार करता है, अति विचार करता है, और ये तकलीफ लेने को तैयार रहता है जी। उसकी शक्ति, इसीलिए उसे क्यों प्रेष्य कहा है। नौकर जो है वो अथक परिश्रम कर सकता है, या तो वो कुछ भी नहीं करेगा, दोनों भी काम कर सकता है। तब करने के बगैर आदमी कुछ न करते हुए बैठा रहेगा, जैसे हमारे शंकर जी बैठते हैं, भगवान योग निद्रा में बैठे हैं, वो भी तपस्वी है। और या तो वो बहुत ज्यादा काम करेगा, तो वो काम करेगा तो तप होगा, तप में अपने शरीर को तकलीफ देना पड़ता है, उसको तप बोलते हैं। फिर ये दूसरे भाव में देखा, वहां केतु भी है, ये केतु चीजें दे देता है। द्वितीय भाव जो है ये हमारे संचित धन का भी स्थान है। अब ये जो देना है ना, तो प्रेशर का तो ठीक है, बेचारा वो नौकरी है तो क्या करेगा, उसको तो जहां वहां वो जाएगा कोई काम करना, उसको क्या आजकल बोलते हैं चाय पानी पिला के काम कराएगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। आप लोग जाओगे तो आपको आइए आइए महाराज जी ज्योतिषी जी, तो आपका काम ऐसे ही कर देंगे, है ना। तो हमारे स्थिति के हिसाब से समाज में कौन कहाँ पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता, ये पड़ता है। इस ढंग से मैं विचार करता हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तपस्वी को भी ख्याल में रखिए, गुरु गीता यदि आप लोग पढ़ते होंगे, सब विद्वान है, तो उसमें ऐसा कहा गया है, यज्ञो व्रतम तपो दानम जपस्तीर्थम तथैव च गुरु तत्वम अविज्ञाय मूढ़स्ते चलते जनाः। तो तप करते वक्त बगैर दान से किए हुए तप का कोई पुण्य नहीं मिलता, है ना। व्रत रखे बगैर यज्ञ किया तो वो यज्ञ का भी कोई फायदा नहीं। आजकल है वो यज्ञ करते हैं, नवचंडी यज्ञ, और बाजू में वो बफे लगा रहता है, पर भाई हमको जो बताई गई तो ये पद्धति है, और महर्षि जैमिनी की वक्त की बात कर रहे हैं, ये दिया हुआ काम करते थे। तो इस ढंग से, इसलिए वो तपस्वी और प्रेष्य ये दोनों को इकट्ठा लाया। शनि तपस्वी भी दे सकता है, शनि नौकर भी हो सकता है जी सर। ये क्या करेगा, ये तो इसका मन कहाँ जाएगा, ये कितना बाकी इसके ग्रह रहते हैं ना, ये तो एक हिस्सा सिर्फ बता रहे हैं जी सर। तो इस अर्थ में इसे लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो धागा है ना, ये टूट गया है। क्योंकि आगे बोलते शनि मात्र दृष्टे संन्यासा भासः, इसका मतलब केवल यदि शनि देखता होगा तो ये सन्यासी है ऐसा आभास तो होगा, ये होगा नहीं। ये जो आजकल बाबा लोग वगैरह है ना, क्या फेक गुरु बोलते हो उनको, हाँ, तो वो ऐसे हो सकते हैं। अब मुझे बताइए कि पहले बोला शनि दृष्टे तपस्वी प्रेष्य हुआ, हमने सोचना कैसा चाहिए इसके बाद थोड़ा सा, या मैं कैसा सोचता हूँ बताता हूँ। तो मैंने बोला ये धागा टूट गया, तो ये धागा टूटा इसलिए कि पहले भी यही बोला हुआ है, तब तो तपस्वी और प्रेष्य बोला है। और फिर भी शनि मात्र दृष्टि, वहां पर भी तो शनि अकेला दृष्टि डाल रहा है, तो कहाँ डाल रहा है, इसका मतलब वहां केतु नहीं होगा। हाँ, इसी के कारण धागा टूटा। निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये केतु तंत्र केतु, ये धागा खत्म हो गया, अब नया धागा शुरू हो गया, है ना। तो इस ढंग से सोचेंगे तो फिर यदि केवल शनि देखें द्वितीय भाव पे, तो फिर ये सन्यासी होने का दिखावा तो कर सकता है, पर ये शायद सन्यासी न हो। देखिए ऐसा तो ग्रह सभी पवित्र है, पर हर एक को किसी न किसी चीज का अधिकार दिया है, और ऐसा बोलते हैं कि शनि का चोरों पे भी अधिकार है ना। शनि कुछ चीज छुपा भी सकता है, और वो नीचे भी देखता है, वो आपको आंखों से आंख नहीं मिलाता। उसके कारण अलग है, जब वो विद्वान होता है तो वो उसका हम क्या बोलते हैं, ईगो अंग्रेजी में बोलते हैं, उत्थाभिमान रहता ही नहीं है उसको, वो खुद को तो भगवान का मैं और आप एक ही हो ऐसा समझता है, तो इसलिए वो कभी तपस्वी भी हो सकता है और कभी कभी ये छुपाएगा। कुछ लोग आप देखोगे बहुत बड़े रहते हैं, आपको वो अपना बताते नहीं है, नाम बता देंगे अनुराधा हो, खत्म, यहीं पे खत्म। और कुछ लोग है वो बताएंगे मैं इस स्कूल से आया, वहां से ऐसा किया वैसा, ये जो आभास है ना, ये आभास निर्माण करने का काम भी शनि का, इसे कभी ना बोले, इसीलिए राहु को शनि सम बताया गया है। और राहु को हम बोलते हैं कि ये इल्यूजन मेकर बोलते हैं अंग्रेजी में, ये धूम्राकार बताया है, धुएं से आपको सही नजर नहीं आता, तो ये जो चीज है उसको कुछ तो भी ढक लेता है, आवृत्त कर लेता है ना। सूर्य को जब आवृत्त करता है तो ग्रहण होता है, हमें दिखता नहीं, वो होता तो है पर ये नहीं दिखने देता ना, इसीलिए मंद सम राहु कहा गया है जी सर। इसे भी न भूलिए, क्योंकि हमें आखिर में हमारे पुराने शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा
और जैमिनी और पराशर का क्या संबंध है ऐसा कृपया न पूछिए, क्योंकि वो बहुत बार बोलते हैं कि उड़ूदाय सिद्धा आदि बोला है, कि बाकी सब जो है वो विद्वानों ने पहले ही बताया है। मैं एक किसी उसके अंग पे, होरा स्कंद के एक खास अंग पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए उपदेश व्याख्या था मैं सबसे पहले, मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठिए, ऐसा वो अपने शिष्य को कहते हैं। तो ये होने के बाद में अब हमको समझ गए कि यहाँ से धागा तो टूट ही गया। हाँ। अब आया तत्र रवि शुक्र दृष्टे राज प्रेष्य। अब ये राजा का नौकर होता है यदि द्वितीय भाव पे शुक्र और रवि देखे। अब रवि ये राजा है, बताने की जरूरत नहीं है, हमारे जो राजाओं का दरबार बनाया हमने ग्रहों का, उसका राजा तो खुद रवि है। और शुक्र जो है ये भोग विलास का स्वामी है। हाँ। तो राजा भी देखे और शुक्र भी देखे द्वितीय भाव पे जो संचित धन का भाव है, तो ये बात सही है कि साधारण प्रेष्य से राज प्रेष्य के पास संपत्ति ज्यादा होगी। आज भी आप देखोगे तो सरकारी नौकरियों में, उसमें जो मिनिस्टर का समझो कोई चपरासी है, उसके पास मेरे से आपसे ज्यादा संपत्ति रहेगी, है ना। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ये प्रेशर, राज्य प्रेशर तो क्या हुआ, राजा का नौकर। गवर्नमेंट सर्विस भी अर्थ होता है, परंतु लोअर लेवल का नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट तो शायद वो प्रेशर में जाएगा, जहां उसकी पदवी बढ़ती जाएगी, पदवी और उसके अधिकार बढ़ते जाएंगे उसके मालक के, तो वो राजा की तरफ जाएगा। जब कानून हम बनाते हैं, बदलते हैं, तो वो राजा हो जाता है, तो उसका ये नौकर हो जाता है। क्योंकि शुक्र है वो भोग विलास के बगैर रहेगा नहीं, उसको अच्छे कपड़े भी पहनना पड़ेगा, है ना, कपड़ों पे भी उसका अधिकार है। तो उनके कपड़े ढंग से दिखेंगे, आप दिल्ली में जाओगे तो सूट पहने हुए लोग दिखेंगे, आपको लगेगा कि कोई तो अफसर है, फिर समझेगा कि ये कोई चपरासी है ना। तो वो, हाँ, मिनिस्टर का चपरासी हुआ 101% ऐसा होगा। तो हमारे समाज जाएंगे, बोले ये भी भिखारी को तुम दिखते आए हुए कहाँ से मालूम नहीं। तो हम भी ऐसे ही है, खैर वो बात अलग है। तो इसलिए राज प्रेष्य को समझिए और इसके पीछे का कारण समझिए कि ये द्वितीय स्थान जो संचित धन का वहां देख रहा है जी, और ये नववंश कुंडली में देख रहा है, इसका मतलब हमें राशि दृष्टि देखना है, इसे कभी न भूलिए। क्योंकि पराशर जी ने दृष्टि के शक्ति का जो वर्णन किया है, बलाबल जो दिखाया है, उसमें बोला है कि भाई पांचवी दृष्टि यानी क्या, तो वो 120 अंश जब दूर रहेगा तो पांचवी दृष्टि रहेगी आदि उन्होंने, और उससे उसके हिसाब से उसकी शक्ति कैसी बढ़ती है, ग्रह के दृष्टि की शक्ति, उसके बारे में अच्छा विवरण दिया हुआ है। नवमांश में जरूरी नहीं है कि ये इतने दूर रहेंगे, ये दो एक के बाद एक राशि में भी रहेंगे तो भी हो सकता है कि वो एक ही नवमांश में जाके बैठ जाए जी। दोनों, खासकर स्थिर नवमांश होगा तो ये होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो नवमांश में तो एक ही जगह बैठे हैं, तो इनकी राशि दृष्टि कैसी होगी, क्योंकि वो तो निर्बल दृष्टि हो गई, है ना। तो हमें भी सोचना चाहिए, अच्छा शायद इसीलिए जैमिनी जी ने ग्रह दृष्टि का उल्लेख किया नहीं, वो राशि दृष्टि के बारे में बोलते हैं। अभिपश्यंती रुक्षाणी, सामने के इस पे जो देखता है वो पार्श्व भेज आजू बाजू में भी देखता है, और पृष्ठ में यानी पीछे में नहीं देखता, ऐसा कहा है। तो इसे हमें समझ लेना चाहिए इसका, नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमारी ग्रह की दृष्टि इसमें घुसा देते हैं, उसका अर्थ वहां निकालते, ऐसा होगा नहीं। ऐसे मेरी सलाह है, बाकी राशि चक्र पे खुद ने भी प्रयोग करके देखना चाहिए, ताकि हमें समझेगा कि क्या सही है, मुझे भी उसकी खबर कीजिए तो मैं भी सीखूंगा जी। तो अब इसके बाद में क्या होता है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे फिर हमने वो धागा तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि बुधे ऋष्फे, ऋष्व का मतलब कटपयादि में 10, बुध दृष्टे वा मंदवत, दशम भाव पे यदि बुध देखता हो तो जैसे शनि के आपको परिणाम है वैसे ही परिणाम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो देखिए आगे, पहले आ गया है सूत्र, प्रसिद्ध कर्मा जीव शनौ करके एक सूत्र है। तो बोलते हैं कि शनि का यदि दशम भाव से संबंध होगा तो वो बहुत अपने कुल जो भी काम करेगा उसमें उसको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो बुध भी ऐसा ही करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये दशम भाव पे देता है। बुध की और क्या खासियत है, बुध जिस भी भाव को देखता है उसको पुष्ट करता है, ये हमें पता है इस वजह से। परंतु यहाँ राशि दृष्टि क्योंकि हम देख रहे हैं नवमांश कुंडली में, कृपया इसे कभी ना भूलिए। तो बुध ने भाव को पुष्ट करने की वजह से
नैसर्गिक है कि ये जो भी काम करेगा, जो दशम भाव का काम कर्म भाव है वो तो नैसर्गिक है, उसको मान भाव भी बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिकॉग्निशन। आपको जो राइट। हाँ, तो उसपे जब उसको यदि पुष्ट करेगा तो तो उसकी नैसर्गिक है कि वृद्धि आपको होगी। प्रसिद्धि मिलेगी। हाँ, कैसे मिलेगी? तो वो कर्म स्थान है, तो जो भी आप कर्म करोगे उससे मिलेगी। ये और कौन करता है? शनि करता है। हम्म, इसलिए उन्होंने बोला बुधे ऋष्वे बुध दृष्टे वा मंदवत, हम्म, है ना, मंद के समान। मंद तो शनि का नाम है। और इसको क्यों नहीं कटपयादि करना भाई मंद को? तो उन्होंने बोला ना ग्रहा, है ना। पहले मेरे ख्याल से पद के आखिरी आखिरी में बताया है कि कैसा करते हैं ये कटपयादि। सर्वत्र सर, सवर्णा भाव राशयश्च, हाँ, भाव और राशि यदि हो गए तो उसको वर्ण से यानी कटपयादि से उसको उसका इंटरप्रिटेशन करना। हाँ, न ग्रहा, ग्रह का नाम आया तो उसको मत करना। करना, हाँ, नहीं तो हम मंद को भी कर देते हैं, कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जी, पर वो करने वाले की गलती नहीं है। जब सूत्रों का एनालिसिस करते हुए चलते हैं तो कई बार हम फोकस थोड़े लिए देर के लिए इधर उधर हो जाता है। हम्म, मैं भी जैसा जैमिनी पे बोलते जाता हूँ तो मैं भी उसमें से सीखते जाता हूँ कि अरे यहाँ पे ये अर्थ है, तो शायद हमने पिछले वक्त गलती कर दी थी। अब वैसे ही आगे का आएगा, शुभ दृष्टे स्थेय। शुभ यदि ग्रह ने ये अभी धागा चालू है, अभी धागा टूटने का है ना, वो टूटेगा आगे जाके। तो यदि शुभ ग्रह देख रहे हैं तो स्थेय, इसका अर्थ लोगों ने समझा है कि यदि शुभ ग्रह देखते हैं, और विद्वानों ने समझा है, तो मैं कोई बड़ा विद्वान हूं नहीं, पर ऐसा होता है। उन्होंने ये समझा है कि इसका जो भी काम है ये स्थिर काम रहेगा। स्थेय को उन्होंने स्थिति से जोड़ा है। पर जी, स्थेय का एक अर्थ है कि कोई अनबन हो गई, कुछ हो गया, उसका उसको ठीक ठाक करना, उस पर अपना मत देना, मत प्रदर्शित करना, इसको भी स्थेय बोला जाता है। जी सर, संस्कृत की आप कोश वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो शायद ये हो सकता है कि शुभ ग्रह देख रहा है दशम भाव पे, कोई शुभ काम करेगा। लड़ाई झगड़े होंगे, उसको उसका हल निकालना ये शुभ ही काम माना गया था पहले। आजकल तो वो भड़काना ज्यादा अच्छा काम माना गया है। तो ये कलयुग है, तो देश कालो पात्र को ख्याल में रखना। तो सर तो इसीलिए आपको जांच, दिखेगा कि हाँ, केंद्र केंद्र के बेनिफिक ग्रह ज्यादा फायदा देते हैं, है ना। आगे दिखेगा आपको, आप जब राशि चक्र देखोगे तो दिखेगा आपको। तो कलयुग की महिमा, तो देश काल पात्र बताया, परंतु शुभ ग्रह होना चाहिए, ये उसमें महत्व की बात आती है। उसे हम ना, क्योंकि शुभ ग्रह भी कुछ तो शुभ करेगा। अब शुभ ग्रह है कौन से? तो पूरा वक्त शुभ जो काम है वो तो केवल गुरु और शुक्र है। हम्म, गुरु भी अपने दृष्टि से शक्ति देता है, यह हमें मालूम है। हम्म, शुक्र भोग विलास देता है, ये भी हमें हम्म, मालूम है। तो ऐसा एक कुछ कहावत है संस्कृत में, अब तो मैं थोड़ा बूढ़ा होगा तो भूल जाता हूँ, पर उसका अर्थ ऐसा है कि भाई सब शक्तिवान, सब विद्वान, ये सब लक्ष्मीपति के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, है हम्म, ना। तो शुक्र का यदि उस पर प्रभाव रहेगा तो नैसर्गिक है कि उसका मान बढ़ेगा। उसका पहले सेठ वगैरह पदवी देते थे, देखिए हम्म, आपको, शायद आपको तो, आप तो छोटी होगी शायद, पहले था राय बहादुर वगैरह पदवी दी जाती जी, थी। जी, जी, ये जी, रईसों को दी जाती थी, हम्म, है ना। सेनापति को तो क्या खान खाना वगैरह बोलते होंगे, परंतु रईसों को ये पदवी दी जाती थी, जी, है ना। तो ये शुभ दृष्टे थे, यदि शुभ ग्रह, क्योंकि ये आदमी काम भी अच्छा कर रहा है तो इसको हम्म, मान मिलेगा। शुभ ग्रह है, वो शुभ ही काम करेगा जो भी करेगा। इस अर्थ में इसे हमें लेना चाहिए, तो हम इसे समझना चालू करें। इसका प्रयोग आप राशि चक्र में भी कर सकते हैं, ऐसे मेरी अवधारणा है। हर एक का मत अलग अलग रहता है। अब इसके आगे आया है कि और क्या है भाई, तो रवो गुरु मात्र दृष्टे गोपाल, यही दशम पे यदि रवि के साथ गुरु देख रहा होगा, क्योंकि गुरु तो शुभ है, शुभ में आ गया, परंतु रवि शुभ नहीं है। तो क्या रवि अशुभ है या पाप है? मेरा मानना है रवि क्रूर है। हम्म, मैं क्रूर और अशुभ या पाप में अंतर करता हूँ, इसीलिए देखना आप सात्विक ग्रह में रवि का नाम आता है। सर रवि को क्रूर की संज्ञा भी दी गई है और रवि को क्रूर का नाम भी दिया गया है। इसको कई कई जगह सूर्य की जगह क्रूरे भी हाँ, बोला बोल गया है। सकते हैं, क्योंकि वो क्रूर है। राजा क्रूर नहीं होगा तो उसका सिंहासन कोई भी छीन लेगा, है ना। राजा को क्रूर होना ठीक है, उसने धर्म से क्रूर होना चाहिए, ये अर्थ होने से उसको सात्विक ग्रह में पकड़ा गया है। जब हम जी, ग्रहों का सत्व और रजस देखते तो वैसा तो वो रजस ग्रह है, हम्म, तो कुछ जगह उसको सत्व के ग्रह में भी पकड़ा गया है। उसका जी, कारण ये है कि यदि इसका काम सात्विक होगा, तो क्योंकि राजा ने
दंड देना भी उसका कर्तव्य है जी। गुरु तो सबको बचाएगा तो ये चोरों को भी बचाएगा तो गुरु का वो कोई काम नहीं है वो अलग काम है जी। इसलिए जब दोनों देखते हैं दशम पे तो वो गाय चराने वाला गाय पालने वाला पशुपालक होता है ऐसा उसका अर्थ है अब ये सर फिर ये सर प्रश्न आएगा कि ये क्यों हम्म कि भाई ये रवि गुरु और ये गाय कहाँ से पकड़ के लाया आपने क्योंकि दूध पे तो अधिकार चंद्र का है जी। अच्छा दूध के जो पदार्थ है उस पे अधिकार शुक्र का है हाँ। ये दोनों है नहीं एक राजा है और एक गुरु है और ये क्या लफड़ा ला रहे हैं आप है ना तो ऐसा नहीं है वो विद्वान ज्यादा थे हमारे से गुरु का अधिकार वसा पे रहता है वसा चर्बी को बोलते हैं हाँ। और गाय फैट। के हाँ गाय का या किसी भी पशु का दूध यदि आप उसका पृथक्करण करेंगे तो आपको समझेगा उसमें फैट कितना है यानी हाँ। चर्बी कितनी है ये आदमी की चर्बी नहीं उसमें भी चर्बी रहती है तो उसपे ये दूध गाढ़ा है या पतला है ये तय होता है ना और वो फैट जो है ये वसा जो है ये जीव को रक्षा करता है व्हेल मछली जो रहती है उसके बदन में इतना फैट इसलिए रहता है कि वो समुद्र के गहराई में रहती है मर जाएगी वो हाँ, प्रेशर। तो वो न मरे इसलिए उसको फैट से कवर किया रहता है तो गुरु जीव का काम फैट देना है फैट का मतलब मोटापा नहीं चर्बी जो स्निग्धता देती है आपके चर्म को त्वचा को जो स्निग्ध बनाता है वो फैट बनाता है सर यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे और हाँ पूछना चाहूंगी हाँ यहाँ हाँ ये पूछना चाहूंगी सर कि जो ये गुरु और रवि रवि का जो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है सर ये लोगों को गोपाल यदि मैं आज के देश काल पात्र वापस क्योंकि हम उस पर भी बात चर्चा कर रहे हैं तो सर ये गोपा आजकल देखिए सर यादवों को छोड़कर वो भी आजकल टोटल डेयरी के फार्म में चले गए हैं तो क्या ये हो सकता है कि ऐसे लोग ये भी हों कि वो दूसरों को दिशा दिखाएं क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लैनेट भी हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं तो मुझे क्या लगता है मैं बता रवि का काम राजा है हाँ। राजा का काम एक व्यवस्था चलाना हाँ। है ना हम जिसको क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं है हाँ। ना राजाओं के पास गायों का मंत्री। झुंड रहता था अच्छा। है ना गायों के लिए लड़ाई होती थी विराट राजा की गाय जब कौरवों ने गए कौरव ने हाँ। तो हाँ पांडवों ने अज्ञातवास त्यागने का निश्चय करके गायों को छुड़ा के लाया हाँ। आप देखिए कई गौशालाएं चलती हैं हाँ। वो यादव नहीं चलाते वो हम्म कभी कोई मारवाड़ी चलाते हैं कोई गुजराती चलाते हैं कभी कभी एक जगह तो कोई मुसलमान भी चलाता है ना बम्बई में कहीं तो भी एक ही है तो ये भी तो गोपालक हो गए हमने उसको दूध निकाल के ही उसका दूध लेके ले जाने की जरूरत नहीं ये भी गोपालक है वेटरनरी सर्जन है रवि को भेषज कहा जाता है हाँ। उसको डॉक्टर भी कहा गया है वो हाँ। आपका वो रोग का प्रश्न रहा ना तो वो रवि हाँ। से देखते हैं कि हाँ। वो डॉक्टर ठीक होगा नहीं होगा ऐसा वैसा तो हाँ। है ना तो रवि को हाँ। डॉक्टर कहा गया है तो ये उसका मैनेजमेंट करने वाला था आजकल जो दूध संघ है हाँ। कोऑपरेटिव दूध की जो डेयरीज है हाँ। 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 उनको भी हम गोपालक बोल सकते हैं क्योंकि आखिर में ये पैसा देंगे तो वो गाय पलेगी हाँ। तो इसका जरा दायरा ब्रॉड बड़ा है बेस परंतु विस्तार हाँ करके। हाँ। परंतु आप जैसा बोलते हैं वो भी हो सकता है वेटरनरी सर्जन भी हो सकता है परंतु वो केवल उसको भेषज का काम करेगा पर वो उसको रक्षा नहीं करेगा ये वो पालन करने वाला गुरु अपने दृष्टि से भाव की रक्षा करता है ये हमें मालूम है तो शायद इस वजह से उन्होंने कहा आज के परिप्रेक्ष्य में ये बदलेगा ये बदलेगा नैसर्गिक ये बदलेगा इवन एखादा बेचारा जो अच्छा गायनिक सर्जन होगा उसको भी मैं बोलूंगा कि रवि गुरु यदि दशम भाव पे देखता है तो अच्छा गायनिक सर्जन होगा क्योंकि वो माता का रक्षण करता है ना तो कौन सी माता को जिसको दूध आने वाला रहता है इसके बाद में ये धागा खत्म हो गया अब मकान आ गया दारे दारा का कटपयादि का अर्थ 4 होता है तो चंद्र शुक्र का दृष्टि या उनका वहां रहना दृष्टि या युति यदि होगी चतुर्थ भाव से तो ऐसे योग में जो जातक है उसका मकान बहुत बड़ा होगा जिसको हम बंगला बोलते हैं आजकल के भाषा में या बंगले से भी बड़े हम पैलेशियल बंगले बोलते हैं ना कि राजा के कोठी के समान जो बंगले हैं तो वो होगा क्योंकि चंद्र जो है ये तो किसी भी चीज को निश्चित करता है चंद्र दृष्टि न निश्चय न हमने पहले पढ़ा है
तो हाँ। किसी भी योग को वो फिक्स कर देता है, ऐसा समझो आप, वो फेविकॉल है। जी। तो और शुक्र जो है ये भोग विलास का स्वामी है। जी। अब चंद्रपानी भी है, शुक्र बाग बगीचा भी है, तो प्रासाद जो रहते हैं वहां बगीचे रहते हैं, फवारे रहते हैं। तो इसलिए कहा है कि दारे चंद्र शुक्र ध्रुव योगोभ्याम प्रासाद। प्रासाद का तो बहुत बड़ा मकान, राजा का प्रसाद रहता है ना। तो राजा तो नहीं है अभी, पर चलो मिनिस्टर का बंगला है, तो भी हम बोलेंगे कि इसका हो सकता है चंद्र शुक्र चतुर्थ भाव पे, स्वांश के द्वितीय भाव से, स्वांश से चतुर्थ भाव पे शायद ये देखते होंगे। इसका प्रयोग करके देखना चाहिए ताकि हमें समझेगा हम सही बोल रहे हैं या हमने इसका जो अर्थ निकाला वो सही है। आगे है उच्च ग्रह अपि, उच्च ग्रह देखेंगे तो भी ऐसा ही होगा। फिर वो कोई भी ग्रह है, चंद्र शुक्र छोड़ के उच्च ग्रह होंगे। अब ये उच्च ग्रह कैसा प्रसाद देंगे उसका वर्णन आगे आता है। राहु शनिभ्याम शिलागृहम, राहु और शनि यदि देखते होंगे, क्योंकि अभी ये टूटा नहीं है, हम तो मानते हैं कि वो टूटा, ऐसा तो टूटा भी है पर नहीं भी है। तो राहु शनि यदि होगा तो शिलागृह रहेगा, यानी पत्थर का मकान रहेगा। तो ये हम उच्च ग्रह से भी जोड़ सकते हैं या इसको हम एकदम अलग भी मान सकते हैं। सर यहाँ पर क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जो शिलाग्रह है वो एक तरह का किला जैसा है, क्योंकि राहु और शनि तो है, पत्थर भी राजवाड़ा। अभी आप इंदौर में कभी गए तो हमारा जो राजवाड़ा है ना, हाँ, वो पत्थर का ही बना। हमारे नागपुर में आएंगे तो भोसले महाराज का जो मकान है वो पत्थर का ही बना, हाँ, पत्थर का बना है हाँ, ना। वो मजबूत रहता है, थोड़ा अंदर में अंधियारा रहता है। ये राहु शनि के ये गुण है। और सर उनका भेदन नहीं, हाँ, उनका भेदन नहीं हो सकता, कोई उसको पार करके जाना नहीं, या नहीं, क्योंकि राहु खुद ही बैठा है। हाँ, ये टेररिस्ट खुद तो बैठा है, तो ये अपने घर को किसी को तोड़ने नहीं देता, दूसरे घर को तोड़ता है। तो हाँ, तो ऐसा बोला जाता है राहु को। तो राहु शनिभ्याम शिलाग्रह, इसको हम दोनों जगह की उच्च ग्रह यदि राहु शनि रहे ऐसा भी अर्थ होगा। इसी के साथ वो उच्च न होंगे तो साधारण शिलाग्रह रहेगा, हाँ, है ना। हाँ, जैसे आप खड़गवासला वगैरह गए तो वहां के वो सेंट्री वगैरह लोगों के मकान पत्थर के बने हैं, पुराने अंग्रेजों के जो मकान थे वो, हाँ, सर्वेंट क्वार्टर्स रहते थे वो पत्थर के बने रहते थे जी। तो इसे भी ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि सर्वेंट इसलिए बोला कि शनि प्रेष्य भी है। हाँ, हमने पहले जो देखा उसको भूलना नहीं चाहिए। अदृष्ट जो है उसको भी समझना चाहिए सूत्रों में, ऐसा एक शास्त्र वचन है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि और कुछ है क्या, देखेंगे। तो फिर आया कुज और केतु, देखो ये दोनों समान समान है, मंदवत राहु कुजवत केतु। हाँ, कुज और केतु यदि दोनों होंगे तो ये ईंटों का मकान रहेगा। मस्टी का अर्थ ईंटे भी होता है, इसका अर्थ ऑफ कोर्स मट्टी भी होता है, पर मट्टी को जब हम सेकते हैं तो ये गर्मी जो है ये कुछ जैसे जो आती है ना, तो इसका मकान ये रहता है, ईंटों का मकान रहता है। तो अब हम ये सेकंड हाउस, पहले हम धन की बात कर रहे थे, अभी सेकंड हाउस में हम दारे पे चल रहे हैं ना, चतुर्थ भाव पे देख रहे हैं। चतुर्थ भाव पे, हाँ, चतुर्थ भाव हमें मालूम है मकान का भाव है जी, हमारे खुद के मकान का, पिता के नहीं, पिता के मकान वगैरह वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। हाँ, यहाँ इसलिए बोला वो धागा टूट गया, वो केतु गया सेकंड भाव गया, क्योंकि दशम भाव आते साथ वो गया। हाँ, अब चतुर्थ भाव आया, हाँ, स्वांश से चतुर्थ भाव की बात चालू है, राइट। हाँ, क्योंकि हम बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका बिल्डिंग्स के बारे में नेचुरली वो दारे दारे वो दारा आ गया, उसका कारण ही वो है, ठीक है ना। फिर गुरु ना दारवम, गुरु यदि देखे वो यदि उच्च का होगा तो प्रासाद बनाएगा, नहीं तो छोटा मकान बनाएगा, यह हमको समझना चाहिए। तो दारवम यानी दारू, दारू का मतलब लकड़ी, पुष्ट लकड़ी, सारवत लकड़ी है। दारू का मतलब वो दारू नहीं, वो बेवड़े पीते वो नहीं, है ना। दारू वन मतलब बोला है भगवान का, अच्छे घनिष्ठ वन से जो अच्छी अच्छा मोटी बलवान जो लकड़ी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हार्टवुड रहता है। हाँ। और उसमें देखो वो ग्रेन्स रहते हैं ना, टीक वगैरह जैसा है। हाँ। बड़ा सागवान की लकड़ी जो है, तो ऐसी जो पुष्ट लकड़ी रहती है, उसका गुरु यदि होगा तो उसका मकान होगा। ये आपको हर जगह अलग अलग ढंग से रहता है कि आजकल लोग देखिए लकड़े का क्लैडिंग नीचे में करते हैं, फर्श देते हैं, है ना। फर्श की जगह आजकल लकड़ा यूज करते हैं हम, या कई जगह में बहुत ज्यादा लकड़ा वापरा करता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आजकल के दिनों में पूरा लकड़े का मकान बनेगा, वो बनेगा, परंतु वो नॉर्थ ईस्ट में बन सकता है या उत्तर ध्रुव के पास जब जाते हैं वहां बन सकता है। पर यहाँ पे हमें हमारा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि यहाँ लकड़ा ज्यादा
वापरा होगा, नहीं तो आजकल कंक्रीट के भी वो दरवाजे की फ्रेम बनती है, लोहे की भी बनती है, ये लकड़ी की बनवाएगा। जी सर। क्योंकि गुरु है, इसको बड़ा चाहिए कोई भी चीज, उसको अच्छा लगता है और वो टिकना भी चाहिए, गुरु हाँ। जीव बोलते हैं उसको, तो टिकने वाला जो लकड़ी है उसको वो देगा। शंकर जी का जो वन था उसको दारू वन बोलते थे, हाँ। इसलिए वो दारू बोलते साथ वो दारू के तरफ न जाते हुए संस्कृत दारू में आ जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो फिर तारना रवीना, रवि होगा तो वो घास का होगा। हाँ। अब ये घास का कैसा होगा भाई, हाँ तो भाई ट्राइबल्स में तो घास के बनाते हैं, उसको थैश्ड बोलते हैं, वो हाँ। घास को एक के ऊपर एक रख के, आपके आंध्र वगैरह में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, खास सर, करके इंडियन बड़ा में केरल आप में बहुत जाओगे तो वो फेमस जो है, वो केरल में क्या बहुत फेमस है ये। मुर्गी का जो वो बनाते हैं ना, वो थैश का ही रहता है। हाँ आप तो आंध्र के है ना, तो आंध्र में जरा जाइए तो वहां देखिए कैसे बनाते हैं, है ना। सर, केरल हमारे में इधर भी भी बहुत ट्राइबल्स बनाते बनाते हैं, हैं। केरला में भी बनाते हैं, कहीं कहीं जगह यदि उच्चके वगैरह होंगे तो क्या करेंगे, तो कुछ कुछ जगह बेटा वो जो अ, उसे क्या हम कह सकते हैं, ये बड़े बड़े आश्रम्स, आश्रम में भी बनाते हैं और कुछ होटल्स में भी बनाते हैं, हाँ, तो रिसोर्ट्स, गैजेबो रिसोर्ट, गैजेबो बोलते हैं, है ना। रिसोर्ट्स, बनाते हैं, रिसोर्ट्स। रिसोर्ट्स हाँ। में बनाते हैं या जंगल पे यदि जैसा हमारे यहाँ तो, मैं तो नागपुर का हूँ, तो हमारे यहाँ शेर वेर बहुत है, हम्म। वहाँ जो रिसोर्ट बनते हैं तो वहाँ पे आरामगाह बोल सकते हो आप उसको, तो वहाँ पे उसी के बनाए जाते हैं। जी। परंतु तारणा का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रेस वुड आता हम्म। है ना, पार्टिकल बोर्ड आता है, हम्म। इसका प्रयोग ज्यादा किया होगा, अच्छा। केवल घास का नहीं होगा, हाँ। क्योंकि घास का होगा जल जाएगा, इतना हाँ। आजकल के जमाने में होता, हाँ पर ट्राइबल्स में आपको बिल्कुल घास का मिलेगा, इसमें कोई अच्छा। शक नहीं। पर इसका अर्थ ये तो हो नहीं सकता कि 9 ग्रहों में एक रवि तो अनेक लोगों का हो, हाँ। तो हमें भी हमारा बुद्धि का प्रयोग करना है कि तारना का मतलब ठीक है, जो वानप्रस्थाश्रम में जाते थे हमारे समान बूढ़े लोग, उनका मकान होगा ऐसा हम सोच सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, विशाल दृष्टि से देखना चाहिए जी। कि तृण का क्या महत्व है। जो वनस्पति सूख जाती है उसको तृण बोलते हैं, जी। है ना। हालांकि हरे वाले को भी बोलते हैं, पर कभी भी मकान हरे का नहीं बनाते, वो सूखी हुई का बनाते हैं। जी। जी। तो हो सकता है कि कई बार आजकल राइस का भी जो है हस्क है, उसका भी हाँ, वो बनाया पैडी। जाता है, हाँ। इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ होगा जी। उस मकान में, हम्म। इस अर्थ से हमने लेना चाहिए, है ना। जी। तो ये है रवीणा तारण ग्रह, तो ऐसा है ये थैंक हमारे यू सो मच सर। ठीक है। इस श्रृंखला में हमने देखा कि सर ने हमें सबसे पहले तो बताया जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, धन के बारे में, व्यवसाय के बारे में, और आपका मकान किस प्रकार का होगा, श्वांश से हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। नवांश में आपका चर आत्मकारक किस भाव में बैठा है, उस पर किसकी राशि दृष्टि आ रही है, ये देखते हुए आप बहुत कुछ अपने धन के बारे में, परिवार के बारे में और अपने घर के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर मिलेंगे सर के साथ एक और नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।